नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा की जिन्होंने उस दौर में सबसे ताकतवर साम्राज्य को चुनौती दी जब ज्यादातर राजा महाराजाओं ने घुटने टेक दिए थे। ये कहानी है महाराणा प्रताप की, पर उनकी कहानी सिर्फ लड़ाइयों और किलों की नहीं है, बल्कि ये एक सवाल है कि क्या एक इंसान का स्वाभिमान, उसकी जिद एक पूरे साम्राज्य से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। देखिए, इतिहास में अक्सर विजेताओं को उनके जीते हुए खजानों से तोला जाता है, लेकिन प्रताप की कहानी हमें एक अलग ही नजरिया देती है। वो हमें सिखाती है कि असली ताकत सेना में नहीं, बल्कि अपने उसूलों पर चट्टान की तरह अड़े रहने में होती है। तो चलिए, मेवाड़ के इस महान नायक के उस असाधारण सफर को करीब से समझते हैं, जिसका संघर्ष आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हम अपने पीछे किस तरह की विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। मुगल बादशाह अकबर का साम्राज्य अपनी पूरी शान और शौकत पर था। उसकी ताकत और कूटनीति के आगे राजपूताना के बड़े बड़े सूरमा भी एक एक करके अपनी आज़ादी का सौदा कर रहे थे। ये एक ऐसी राजनीतिक हवा थी जिसके साथ बह जाना ही समझदारी मानी जाती थी। उसके खिलाफ जाने का मतलब था सीधे सीधे तबाही को दावत देना। लेकिन इसी तूफान के बीच मेवाड़ में एक शख्स चट्टान की तरह खड़ा हो गया, महाराणा प्रताप। आखिर उन्होंने वो आसान रास्ता क्यों नहीं चुना जो बाकी सब चुन रहे थे? वो कौन सी अंदरूनी ताकत थी जो उन्हें उस दौर के सबसे ताकतवर इंसान के सामने आंख में आग डालकर खड़े होने का हौसला दे रही थी? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये कहानी सिर्फ बगावत की नहीं, बल्कि उस विचार की है जो कभी किसी सल्तनत के आगे नहीं झुका। महाराणा प्रताप की इस पूरी गाथा को समझने के लिए हम उनके जीवन को इन 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे उनके शुरुआती जीवन और चुनौतियों के बारे में। फिर बात करेंगे अकबर के शांति प्रस्तावों की। इसके बाद हल्दी घाटी के महासंग्राम। फिर अरावली के पहाड़ों में उनका संघर्ष, दिवेर की निर्णायक जीत, और आखिर में बात करेंगे उनकी उस अमर विरासत की जो वो हमारे लिए छोड़ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है प्रताप के बचपन से। देखिए, हर नायक की कहानी उसके बचपन की मिट्टी में ही आकार लेती है, और प्रताप का बचपन किसी आम राजकुमार जैसा बिल्कुल नहीं था। उनकी कहानी महलों की शान और शौकत और अरावली के ऊबड़-खाबड़ जंगलों का एक अनोखा संगम थी। ये वो दौर था जिसने एक राजकुमार को सिर्फ महलों की सियासत ही नहीं, बल्कि जमीन पर गुरिल्ला युद्ध लड़ने की हकीकत भी सिखाई। प्रताप सिर्फ एक किले की चारदीवारी में बड़े नहीं हुए, वो मेवाड़ की मिट्टी, वहां के लोगों और उनकी मुश्किलों के बीच पले बड़े थे। उनके किरदार का हर पहलू, चाहे वो उनका बेखौफ साहस हो या लोगों को साथ लेकर चलने की कला, इन्हीं शुरुआती तजुर्बों की देन है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने कुंवर प्रताप को इतिहास का महाराणा प्रताप बनाया। इस टाइमलाइन को देखिए, ये प्रताप के बनने की कहानी कहती है। 1540 में उनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ के उस किले में जिसे कोई जीत नहीं सका था, लेकिन उनकी असली ट्रेनिंग हुई अरावली के जंगलों में, भील जनजाति के बीच। वो लोग उन्हें राजकुमार नहीं, बल्कि अपने बेटे की तरह कीका कहकर बुलाते थे। यहीं प्रताप ने जमीन से जुड़ना सीखा, उन लोगों का भरोसा जीता, और वो गुरिल्ला रणनीति सीखी जो आगे चलकर उनका सबसे बड़ा हथियार बनी। लेकिन 1568 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपनी आंखों से अपने पुरखों की राजधानी, मेवाड़ की आन बान शान, चित्तौड़गढ़ को अकबर की फौजों के हाथों जलते हुए देखा। यह सिर्फ एक किले का गिरना नहीं था, ये एक ऐसा जख्म था जिसने उनकी जिंदगी का मकसद तय कर दिया, चित्तौड़ की आज़ादी। तो जब 1572 में वो गद्दी पर बैठे तो उन्हें विरासत में एक महान नाम तो मिला, लेकिन साथ ही एक उजड़ी हुई राजधानी और एक बहुत बड़ी चुनौती भी मिली। सिंहासन तक का रास्ता भी आप समझिए कोई आसान नहीं था। ये उन्हें विरासत में थाली में सजाकर नहीं मिला। उनके पिता महाराणा उदय सिंह ने अपनी पसंदीदा रानी के कहने पर मेवाड़ की परंपरा को तोड़ते हुए अपने छोटे बेटे जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जब उदय सिंह का देहांत हुआ तो मेवाड़ एक मुश्किल मोड़ पर खड़ा था। एक तरफ राजा की आखिरी इच्छा थी और दूसरी तरफ साम्राज्य पर मंडराता खतरा। ऐसे मुश्किल वक्त में मेवाड़ के सरदारों ने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया। सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत की अगुवाई में उन्होंने महसूस किया कि इस संकट की घड़ी में मेवाड़ को एक कमजोर शासक नहीं, बल्कि प्रताप जैसा योद्धा चाहिए जो अकबर को टक्कर दे सके। उन्होंने जगमाल को सिंहासन से हटाकर प्रताप का राजतिलक किया। ये सिर्फ एक सत्ता का बदलना नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि प्रताप ने ये गद्दी सिर्फ विरासत से नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत और अपने लोगों के भरोसे से हासिल की थी।
और जैसे ही प्रताप गद्दी पर बैठे, दिल्ली से अकबर की सियासी चालें शुरू हो गईं। अब तलवारों से पहले शब्दों की जंग शुरू हुई। ये वो दौर था जहां प्रताप के किरदार की असली परीक्षा होनी थी। देखिए, अकबर एक बहुत चालाक बादशाह था। वो जानता था कि जंग महंगी पड़ती है, उसमें खून और खजाना दोनों बहता है। तो अगर मेवाड़ जैसे बड़े राज्य को बातचीत से ही झुकाया जा सके तो ये उसकी बहुत बड़ी जीत होगी। इसीलिए उसने एक के बाद एक अपने दूत भेजे। ये सिर्फ संधि के प्रस्ताव नहीं थे, बल्कि ये प्रताप के स्वाभिमान, उनके इरादों और उनकी कीमत का एक इम्तिहान था। सवाल बड़ा सीधा था, क्या प्रताप भी दूसरे राजपूत राजाओं की तरह आराम और सुरक्षा के लिए अपनी आज़ादी का सौदा कर लेंगे, या फिर अपनी मिट्टी की आन के लिए एक मुश्किल और अनिश्चित रास्ते को चुनेंगे? अकबर की रणनीति देखिए, ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, ये एक सोचा समझा मनोवैज्ञानिक खेल था। उसने 4 दूत भेजे और हर दूत का चुनाव एक गहरी चाल थी। सबसे पहले आया जलाल खान कोरची, जो बातचीत की कला में माहिर था। जब वो नाकाम रहा तो अकबर ने अपना तुरुप का इक्का चलाया। आमेर के कुंवर मानसिंह को भेजा, जो खुद एक राजपूत थे। ये प्रताप को एक संदेश था कि देखो, तुम्हारे अपने लोग मेरे साथ हैं, तुम अकेले रह जाओगे। जब मानसिंह भी खाली हाथ लौटे तो अकबर ने एक और बड़े और सम्मानित राजपूत राजा भगवान दास को भेजा। ये अनुभव और सम्मान का दबाव बनाने की कोशिश थी। और जब ये सब फेल हो गया तो आखिर में आया उसका सबसे ताकतवर मंत्री टोडरमल। ये एक तरह से आखिरी चेतावनी थी कि अब कूटनीति खत्म, अब ताकत का इस्तेमाल होगा। इस क्रम को याद रखने के लिए एक फॉर्मूला भी है, जमा भाटो। लेकिन प्रताप का जवाब हर बार एक ही था, आपका सम्मान स्वीकार है पर अधीनता नहीं। मेवाड़ की आजादी का कोई सौदा नहीं हो सकता। अब जंग तय थी। जब सारी बातचीत नाकाम हो गई तो वो हुआ जिसका सबको अंदेशा था। अब तलवारों को फैसला करना था। और हम पहुंचते हैं इतिहास के उस मोड़ पर जिसका नाम है हल्दी घाटी। ये सिर्फ 2 सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये 2 सोच, 2 सिद्धांतों की टक्कर थी। एक तरफ था अकबर का एक छत्र साम्राज्य का सपना, जहां सब उसके नीचे हों, और दूसरी तरफ थी प्रताप की अपनी जमीन की आजादी की जिद, अपनी पहचान को किसी भी कीमत पर ना मिटने देने का संकल्प। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी की वो पीली मिट्टी गवाह बनी, जब मेवाड़ के मुट्ठी भर जांबाजों ने अपने से कई गुना बड़ी शाही फौज को सिर्फ अपने हौसले और अपनी मिट्टी के लिए लड़ने के जुनून के दम पर ललकारा। ये खून और बलिदान की वो कहानी है जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गई। युद्ध के मैदान पर 2 अलग-अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ मानसिंह और आसफ खान की अगुवाई में मुगलों की विशाल सेना, जिसके पास तोपें थीं, हाथी थे और बेशुमार सिपाही थे, और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप। उनकी सेना गिनती में बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी बनावट में थी। जरा सोचिए, उनकी सेना का जो सबसे अगला दस्ता था, जिसे हरावल कहते हैं, उसकी कमान एक पठान योद्धा हकीम खां सूरी के हाथों में थी, और उनके सबसे खतरनाक तीरंदाज राणा पुंजा की भील सेना पहाड़ों से तीर बरसा रही थी। ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये मेवाड़ के मिट्टी के लिए लड़ने वाला हर धर्म और समाज का एक गठबंधन था। ये इस बात का सबूत था कि प्रताप की लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, गुलामी के खिलाफ थी। उनकी ताकत गिनती में नहीं, इस एकता में थी। और फिर उस भयानक मारकाट के बीच वो हुआ जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रताप ने दुश्मन सेना को चीरते हुए अपना निशाना साध लिया। मुगल सेनापति मानसिंह, जो मर्दाना नाम के हाथी पर बैठा था। प्रताप के घोड़े चेतक ने जैसे अपने मालिक का इरादा भांप लिया हो। उसने एक ऐसी छलांग लगाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और अपने अगले दोनों पैर सीधे हाथी के सिर पर टिका दिए। एक पल के लिए हवा में प्रताप और मानसिंह आमने सामने थे। प्रताप ने पूरी ताकत से अपना भाला फेंका। मानसिंह तो फुर्ती से झुककर बच गया, लेकिन उसका महावत मारा गया। ये हमला भले ही मानसिंह को खत्म ना कर सका हो, पर यह तस्वीर इतिहास में अमर हो गई। ये घोड़े की वफादारी और एक राजा के उस बेखौफ जिगरे का प्रतीक है जो दुश्मन के सबसे बड़े ताकत के केंद्र पर सीधा हमला करने से नहीं डरता। तो सवाल उठता है, इस घमासान लड़ाई में आखिर जीता कौन? ज्यादातर इतिहासकार इस लड़ाई को अनिर्णायक कहते हैं, मतलब किसी की भी साफ साफ जीत नहीं हुई। लेकिन इसे जरा गहराई से समझिए। मुगलों का मकसद क्या था? महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना और मेवाड़ पर कब्जा करना। क्या वो ये कर पाए? नहीं। दोनों ही मकसदों में वो पूरी तरह नाकाम रहे। हाँ, प्रताप को मैदान छोड़ना पड़ा और उन्होंने अपना सबसे वफादार साथी चेतक खो दिया, जो एक बहुत बड़ी कीमत थी। लेकिन एक छोटी सी सेना का उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य की पूरी ताकत से टकराकर भी ना टूटना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। ये प्रताप की नैतिक जीत थी। उन्होंने साबित कर दिया कि मेवाड़ को झुकाना नामुमकिन है।
तो भले ही कागज पर कोई नतीजा ना निकला हो, लेकिन असल में ये अकबर की एक बड़ी रणनीतिक हार थी। और जानते हैं, एक दिलचस्प बात यह है कि इस एक ही लड़ाई को इतिहास ने कितने अलग अलग नामों से याद रखा है। हर नाम एक अलग नजरिया दिखाता है। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा। वहीं बदायूनी, जो खुद जंग में मौजूद था, उसने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा, शायद इसलिए क्योंकि मुगल सेना ने कुछ वक्त के लिए गोगुंदा पर कब्जा कर लिया था। लेकिन सबसे यादगार नाम दिया एक अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने, मेवाड़ की थर्मोपली। उन्होंने इसकी तुलना स्पार्टा के उन 300 सैनिकों से की जिन्होंने एक लाखों की फारसी सेना को रोक दिया था। ये नाम इस लड़ाई को सिर्फ एक जगह की लड़ाई से उठाकर हिम्मत और बलिदान की एक अमर गाथा बना देता है। ये नाम हमें सिखाते हैं कि इतिहास सिर्फ सच नहीं होता, ये लिखने वाले का नजरिया भी होता है। हल्दी घाटी की कहानी खत्म, लेकिन प्रताप का असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। ये अंत नहीं, बल्कि एक और भी मुश्किल दौर की शुरुआत थी। प्रताप ने जंग हारी नहीं थी, बस जंग का मैदान बदल लिया था। अब लड़ाई किलों से निकलकर अरावली की घुमावदार पहाड़ियों और घने जंगलों में शिफ्ट हो चुकी थी। ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे कठिन दौर था, लेकिन यही वो दौर था जिसने साबित किया कि एक राजा सिर्फ महलों में नहीं, बल्कि अपनी जमीन के चप्पे चप्पे पर राज करता है। ये एक हारी हुई मानी जा चुकी सेना के फिर से उठ खड़े होने और एक विशाल साम्राज्य को अपनी शर्तों पर अपने इलाके में लड़ने को मजबूर करने की एक शानदार कहानी है। प्रताप ने हल्दी घाटी से एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। उन्होंने खेल ही बदल दिया। उन्होंने तय किया कि मुगलों को उनके मैदान में नहीं, अपने मैदान में हराया जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। अब उनका किला कोई इमारत नहीं, बल्कि पूरा अरावली का पहाड़ था। उन्होंने छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू किया। उनके भील सैनिक अचानक हमला करते, मुगलों का सामान लूटते और फिर पहाड़ों ने ऐसे गायब हो जाते जैसे कभी थे ही नहीं। ये मुगल सेना के लिए एक बुरे सपने जैसा था, जो खुले मैदान में लड़ने की आदी थी। वो एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे थे जिसे वो देख भी नहीं सकते थे। प्रताप ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी कम सैनिकों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और सालों तक एक विशाल सेना को वहीं उलझाए रखा जहां उनकी नहीं, प्रताप की रणनीति काम करती थी। लगातार चल रही इस लड़ाई ने मेवाड़ की कमर तोड़ दी थी। एक वक्त तो ऐसा आया जब खजाना बिल्कुल खाली हो गया। कहते हैं कि हालात इतने खराब हो गए थे कि प्रताप को मेवाड़ छोड़ने तक का फैसला लेना पड़ा। आज़ादी की लड़ाई लगभग खत्म होने की कगार पर थी और ठीक उसी वक्त जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, कहानी में एक हीरो की एंट्री हुई, उनके मंत्री भामा शाह। वो आगे आए और उन्होंने अपनी और अपने पुरखों की जिंदगी भर की कमाई, लगभग 20 लाख सोने के सिक्के और दूसरी दौलत, सब कुछ प्रताप के कदमों में रख दी। ये रकम इतनी बड़ी थी कि इससे 25,000 सैनिकों की फौज का खर्चा 12 साल तक चल सकता था। ये सिर्फ दान नहीं था, ये मेवाड़ की आज़ादी में किया गया सबसे बड़ा निवेश था। एक इंसान के इस त्याग ने पूरे संघर्ष में नई जान फूंक दी और इसीलिए इतिहास भामा शाह को मेवाड़ का उद्धारक के नाम से जानता है। भामा शाह से मिली इस ताकत से प्रताप ने एक नई सेना तैयार की और अब वक्त था रक्षा करने का नहीं, बल्कि पलटवार करने का। अब कहानी पहुंचती है 1582 में देवेर के युद्ध तक। अगर हल्दी घाटी मेवाड़ के साहस और बलिदान का प्रतीक थी, तो देवेर उनके आक्रामक शौर्य की वापसी का ऐलान था। ये सालों के सब्र और संघर्ष का नतीजा था। ये वो पल था जब इतिहास का पहिया हमेशा के लिए मेवाड़ के हक में घूम गया। देवेर सिर्फ एक और जीत नहीं थी, ये वो जीत थी जिसने मेवाड़ के दोबारा उठ खड़े होने की कहानी लिखी और मुगलों को मेवाड़ में पहली बार एक ऐसी करारी हार दी जिसने उनका हौसला हमेशा के लिए तोड़ दिया। देवेर में मेवाड़ी सेना का जोश कैसा था, इसका अंदाजा आप सिर्फ एक घटना से लगा सकते हैं। इस लड़ाई में प्रताप के बेटे कुंवर अमर सिंह ने वो कर दिखाया जो एक मिसाल बन गया। उनका सामना हुआ मुगल कमांडर सुल्तान खान से। अमर सिंह ने अपने भाले से ऐसा जबरदस्त वार किया कि भाला सुल्तान खान के कवच और शरीर को चीरता हुआ उसके घोड़े को भी भेद कर जमीन में जा धंसा। दुश्मन का सेनापति अपने घोड़े के साथ जमीन में एक कील की तरह गड़ गया था। सोचिए, ये नज़ारा देखकर मुगल सेना का क्या हाल हुआ होगा। ये सिर्फ एक कमांडर की मौत नहीं थी, ये मेवाड़ की नई पीढ़ी का ऐलान था कि यह संघर्ष यही नहीं रुकेगा और आने वाली पीढ़ी अपने पुरखों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगी। देवेर की जीत आप समझिए एक ताले की चाबी की तरह थी। ये सिर्फ एक चौकी पर कब्जा नहीं था, इस एक जीत ने मेवाड़ में मुगलों के पूरे नेटवर्क को तहस नहस कर दिया। उनका हौसला टूट चुका था और प्रताप की सेना के हौसले आसमान पर थे। इस जीत के बाद तो जैसे जीतों की बाढ़ आ गई।
प्रताप की सेना ने एक के बाद एक 36 मुगल चौकियों और थानों को उखाड़ फेंका। देखते ही देखते मेवाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें कुंभलगढ़ और उदयपुर जैसे बड़े इलाके भी शामिल थे, दोबारा आज़ाद हो गया। दिवेर की जीत ने यह साबित कर दिया कि हल्दी घाटी में जो संघर्ष शुरू हुआ था उसे खत्म भी मेवाड़ ही करेगा, और वो भी अपनी शर्तों पर। और एक बार फिर कर्नल जेम्स टॉड ने इस ऐतिहासिक पल को एक यादगार नाम दिया, मेवाड़ का मैराथन। उन्होंने ये नाम बहुत सोच समझ कर दिया था। देखिए, उन्होंने हल्दी घाटी को थर्मोपली कहा था, जो एक बहादुरी भरी रक्षात्मक लड़ाई थी, लेकिन दिवेर एक आक्रामक और निर्णायक जीत थी। ठीक वैसे ही जैसे ग्रीस के मैराथन युद्ध में एथेंस ने एक विशाल सेना को धूल चटा दी थी। ये नाम इस बात का प्रतीक है कि सालों की लंबी थका देने वाली संघर्ष की दौड़ के बाद मेवाड़ ने आखिरकार एक शानदार और निर्णायक जीत हासिल कर ली थी। ये वो फिनिश लाइन थी जिसने मेवाड़ में मुगल राज के अंत की शुरुआत कर दी। दिवेर की जीत के साथ ही लड़ाइयों का शोर अब धीरे धीरे थम रहा था और महाराणा प्रताप की जिंदगी का आखिरी लेकिन बहुत जरूरी अध्याय शुरू हो रहा था। यह अध्याय तलवारों का नहीं बल्कि नवनिर्माण का था। मेवाड़ का ज्यादातर हिस्सा अब आजाद था और अब एक योद्धा को एक शासक की भूमिका निभानी थी। ये वो दौर था जब प्रताप ने अपनी असली विरासत की नींव रखी, एक ऐसी विरासत जो सिर्फ जीते हुए किलों से नहीं बल्कि उन उसूलों, कला और संस्कृति से बनी थी जिनके लिए वो पूरी जिंदगी लड़ते रहे। ये आज़ादी की उस लौ की कहानी है जिसे प्रताप जलाकर गए और जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। 1585 के बाद अकबर अपने साम्राज्य की दूसरी सरहदों पर उलझ गया और मेवाड़ को एक लंबी शांति मिली। प्रताप ने इस शांति का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया और ये साबित कर दिया कि वो जितने महान योद्धा थे उतने ही बेहतरीन शासक भी थे। उन्होंने युद्ध में तबाह हुए राज्य को फिर से खड़ा किया, पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून बनाए और कला को बढ़ावा दिया। मेवाड़ की चित्रकला की मशहूर चावंड शैली का जन्म इसी दौर में हुआ। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सांस्कृतिक विकास तभी मुमकिन हुआ जब आज़ादी की लड़ाई जीती जा चुकी थी। प्रताप ने दुनिया को दिखाया कि असली आज़ादी का मतलब सिर्फ दुश्मन को भगाना नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को फिर से जिंदा करना भी है। ये उनके जीवन का आखिरी पड़ाव था। जिंदगी के आखिरी 12 साल उन्होंने चावंड में शांति और पुनर्निर्माण में बिताए। इस दौरान उन्होंने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ आज़ाद करा लिया था। चित्तौड़ को वापस पाने का सपना अधूरा रह गया और ये कसक उन्हें हमेशा रही, लेकिन उन्होंने एक आज़ाद राज्य की नींव रख दी थी। और फिर 19 जनवरी 1597 को 57 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और देखिए जिंदगी का खेल, जिस योद्धा को अकबर की फौज नहीं मार सकी, उसकी मौत युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि अपनी राजधानी में एक धनुष की डोरी चढ़ाते हुए लगी एक अंदरूनी चोट से हुई। लेकिन वो ये तसल्ली लेकर गए कि उनके बाद भी मेवाड़ की आज़ादी की मशाल जलती रहेगी, जिसे उनके बेटे अमर सिंह ने आगे बढ़ाया। अक्सर इतिहास में कहानियां हकीकत पर इतनी हावी हो जाती हैं कि वही सच लगने लगती हैं। महाराणा प्रताप की कहानी में भी एक ऐसा ही मिथक उनके वफादार घोड़े चेतक से जुड़ा है। ज्यादातर लोगों से पूछें तो वो कहेंगे कि चेतक का स्मारक हल्दी घाटी में ही होगा, है ना, आखिर वो लड़ा तो वहीं था। लेकिन क्या ये सच है? चलिए इस आम धारणा के पीछे की हकीकत जानते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही हमें इतिहास की पूरी और सही तस्वीर दिखाती हैं। तो सही जवाब है नहीं, चेतक का स्मारक हल्दी घाटी में नहीं है। चेतक की असली छतरी बलीचा नाम के एक गांव में है। कहानी यह है कि हल्दी घाटी में बुरी तरह घायल होने के बाद भी चेतक महाराणा प्रताप को सुरक्षित लेकर एक 22 फुट चौड़ा नाला लांग गया था, लेकिन नाला पार करते ही बलीचा गांव पहुंचकर उसने दम तोड़ दिया। प्रताप ने अपने साथी की याद में स्मारक वहीं बनवाया जहां उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। तो हम कह सकते हैं कि चेतक की बहादुरी का मैदान हल्दी घाटी था, लेकिन उसकी वफादारी का स्मारक बलीचा में है। ये छोटा सा सच हमें उस महान जानवर की कहानी को और सम्मान से देखने में मदद करता है। और यहीं आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं, किसी भी इंसान की, किसी शासक की असली विरासत क्या होती है? क्या वो जीते हुए किले होते हैं या जमा किया हुआ खजाना? अगर हम सिर्फ किलों की गिनती करें तो प्रताप अपना सबसे बड़ा सपना चित्तौड़ को वापस जीतना पूरा नहीं कर पाए। तो क्या हम उन्हें असफल मान लें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी असली जीत किसी किले पर कब्जा करना था ही नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में स्वाभिमान और आज़ादी की वो आग जलाना था जो कभी ना बुझे। उन्होंने ये यकीन दिलाया कि आत्मसम्मान का कोई सौदा नहीं हो सकता।
प्रताप ने जमीन का टुकड़ा नहीं, एक ऐसा विचार जीता जो आज भी हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी लड़ाइयां हमेशा उसूलों के लिए लड़ी जाती हैं। और यही कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में आखिर क्या जीतना चाहते हैं।